रिया के पापा की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु ने उसके सारे परिवार को शोक में डुबो दिया। घर परिवार से जैसे हंसी ही गायब हो गई। उसके पापा के जाने के गम को कोई भुला नहीं पा रहा था। पापा का अभी 2 साल पहले ही सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट हुआ था और उनका फंक्शन भी उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से किया था। बड़े जिंदा दिल इंसान थे रिया के पापा। एक बार किसी से दोस्ती कर लेते थे तो उसे बरसों बरस निभाते थे। रिया में तो उनकी जान बसती थी और रिया भी अपने पापा को जी जान से प्यार और आदर करती थी। पर पापा की असामयिक मौत ने रिया को अंदर तक तोड़ दिया। रह रह कर उन्हें याद करती और फिर घंटों रोती रहती। अभी उसके बच्चे छोटे ही थे। बेटी 5 साल की तो बेटा 1 साल का। उनका ख्याल भी रखना जरूरी था और सास ससुर पति सभी तो थे घर पर। इसीलिए रिया उनकी 13वीं करके ही वापस अपने ससुराल आ गई थी। अपनी मम्मी के पास ज़्यादा रुक नहीं पाई थी। उसे अपने ससुराल को जो संभालना था। अब बेटी बहू बनने के बाद कब तक अपने मायके में रह सकती है। आखिर प्राथमिकता तो ससुराल ही होती है हमारे समाज में। और फिर शादी होने के बाद ससुराल संभालना हर औरत का कर्तव्य बन जाता है। वैसे रिया को ससुराल बहुत ही अच्छा मिला था। माँ का प्यार देने वाली सासू माँ, पिता जैसा लाड़ प्यार करने वाले ससुर, पति भी बहुत ही केयर करने वाले मिले थे। उसे कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन से पूर्ण संतुष्टि थी। रिया की सासू माँ ने कभी मायका जाने से नहीं रोका। उसको जब मन हो अपने पीहर मिलकर आ सकती थी। सासू माँ का मानना था कि जब मेरी बेटियों को मेरी याद आती है, हर 6 महीने में वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए तड़प सकती हैं, तो फिर रिया क्यों नहीं। वो भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा है। आखिर मैं एक माँ होकर रिया के मन की बात नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। अनुपमा जी थी तो रिया के पति अंकुर की माँ, पर रिया के मन की बात अंकुर से ज़्यादा जानती थी। एक माँ जैसे अपनी बेटी के बारे में उसके मन की बात पढ़ लेती है, ऐसी सासू माँ पाकर रिया हमेशा सोचती, जरूर मैंने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, तभी तो ऐसी सासू माँ मिली है। क्योंकि अगर सास इतनी समझदार और सुशील मिले तो एक लड़की के लिए अपना वैवाहिक जीवन जीना आसान हो जाता है। उन्होंने रिया के मुरझाए चेहरों को देखकर कहा, बेटा मुझे पता है तेरे पापा की तुझे कितनी याद आती होगी और मम्मी की चिंता भी लगी रहती है। तुम ज़्यादा रुक नहीं पाई थी उस समय, तो ऐसा करो अभी दिवाली के बाद चली जाना और रह न आना 2-4 दिन, और तुम्हारी मम्मी को भी अच्छा लगेगा। उसकी बेटी उसके पास हो तो। रिया ने पूछा, मम्मी जी आप मेरे मन की बात बिना बताए कैसे समझ जाती हो। अरे बेटा सास भी तो माँ जैसी होती है। तू मुझे बेटी जैसा प्यार और आदर देती है, तो क्या मैं माँ की तरह तुझे अपनापन और स्नेह नहीं दे सकती। रिया की सास ने उसे गले लगा लिया। सच ही तो था, इन दुख के पलों में अनुपमा जी ने उसको पूरा मोरल सपोर्ट दिया था। उसको बड़े प्यार से संभाला था। दोनों सास बहू की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। साथ में अजनबी लोग तो कई बार उन्हें माँ बेटी समझ लेते थे। रिया के पिता को गए अभी 2 महीने हो चुके थे और दिवाली का त्यौहार सर पर आ रहा था। पर इस बार रिया का बिल्कुल मन नहीं था त्यौहार की तैयारियां करने का। पर दिवाली तो मनानी ही थी। अपने घर के भी कुछ सौन सगुन होते हैं, और फिर उसकी दादी सास कहती थी कि त्यौहार मनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए हमेशा त्यौहार बिना किसी कारण के मनाना नहीं छोड़ना चाहिए। पर अनुपमा जी ने बोल दिया था, बेटा बस पूजा कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें इस बार। मुझे पता है तेरे मन पर क्या बीत रही होगी। अपने पापा के बिना कोई त्यौहार मनाने का किसका मन करेगा। और हाँ, दिवाली पर तुम जाओगी तो अपना बैग अभी लगा कर रख दो। बाद में तुम दिवाली में बिजी हो जाओगे तो समय नहीं मिल पाएगा। रिया अपनी सास को मन ही मन धन्यवाद देती हुई दिवाली की तैयारियों में लग गई। दिवाली के दिन सुबह सास ससुर मंदिर को निकले, रिया को ये कहकर कि हम आएं तब तक नहा धोकर तैयार रहना।
फिर खाना बनाकर अछूता भी निकलना है। बाकी सब काम बाद में होते रहेंगे। रिया के ससुर जी उनकी सासू माँ को अपनी बाइक पर बैठाकर मंदिर के लिए निकल गए। ये सोचकर कि अंकुर रात को लेट आया था ऑफिस से, तो उसे सोने देते हैं। कार से चलेंगे तो उसे जगाना पड़ेगा। घर से थोड़ी दूर पर ही गए होंगे कि उनकी बाइक का बैलेंस सड़क पर फैले रोड़ी बजरी के कारण बिगड़ गया और वो दोनों भी गिर गए। कुछ रोड़ी बजरी दामोदर जी के घुटने के अंदर तक चली गई और गहरा घाव हो गया। वहीं अनुपमा जी के कंधों में अंदरूनी चोट आई। राहगीरों ने किसी तरह उन्हें उठाया और अंकुर को फ़ोन किया। अंकुर जल्दी से उठा, रिया को बताया और कार लेकर दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुंचे, चेकअप करवाया तो पता लगा अनुपमा जी को कंधे में और दामोदर जी को घुटने में फ्रैक्चर हो गया है और दोनों को अगले 10 दिन से 15 दिनों तक बेड रेस्ट करना है और आराम में रहना है। ज़्यादा भाग दौड़ी नहीं करनी है। यह सुनकर सब उदास और दुखी हो गए। वहीं रिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक तो पापा के जाने का गम भुला भी नहीं पाई और ऊपर से आज इतने बड़े त्योहार के दिन सासू माँ और ससुर जी का इस तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाना उस पर दुखों का पहाड़ टूटने जैसा था। साथ में छोटे बच्चों का साथ पर रिया के ससुर जी को त्योहार को अभी भी पारंपरिक तरीके से मनाना पसंद था और उनको खुद घर को सजाना, तैयारियां करना भी बहुत पसंद था। पर उनकी इस हालत में साल का इतना बड़ा त्योहार कैसे मनेगा, यही सोच सोचकर वो ज़्यादा दुखी थे और अनुपमा जी को अपने दुख से ज़्यादा रिया के लिए दुख हो रहा था कि बेचारी छोटे बच्चों को संभाले या हम बड़े बूढ़ों को, और वो अपनी मम्मी से मिलने के लिए कितनी खुश थी। इसने मेरे कहने पर बैग भी लगाकर रख दिया। खैर, अब जो होना था वो हो गया, पर त्योहार तो मनाना ही था। इसीलिए रिया सब चिंताएं भूलकर घर के काम में लग गई और जब तक वो लोग अस्पताल से फ्री होकर आए तब तक दोपहर के 2 बज चुके थे और उसने पूरा खाना तैयार कर लिया, घर सेट कर दिया। दिवाली की पूजा की सारी सामग्री मंदिर जी में सजा कर रख दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे दामोदर जी को पसंद थी। उन्होंने बोला भी, बेटा तुम जैसे करना चाहो कर लो, अभी तुम अकेली क्या क्या करोगी। पर वो बोली, पापा जी आप वैसे ही आज इस दुर्घटना से इतने उदास और दुखी हो, तो कम से कम पूजा अच्छे से संपन्न होगी तो आपका दिल तो खुश हो जाएगा। सुनकर ससुर जी की आंखें भर आई कि एक बहू भी इतना सोच सकती है अपने सास ससुर की खुशी के बारे में। पूजा का समय हो गया था। रिया के सासू माँ और ससुर जी ऊपर कुर्सी पर बैठे हुए थे और अंकुर और रिया को सारी विधि समझा रहे थे और पूजा ससुर जी के अनुसार संपन्न हो गई। वो लोग दवाई लेकर सो गए क्योंकि गिरने और चोट लगने की वजह से ज़्यादा देर तक बैठे रहने की स्थिति में नहीं थे वो लोग। और रिया ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी चरण स्पर्श कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तू बता समधी जी और समधन जी कैसे हैं? मेरी बात नहीं हो पाई उनसे सुबह, ला मेरी बात करवा दे अभी। मम्मी वो सो गए हैं दवाई लेकर, अभी ठीक हैं, बाकी टाइम तो लगेगा ही अभी। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी मैं आपसे मिलने आ रही थी और बैग भी लगा लिया था पर। और रिया फूट फूट कर रोने लगी। अरे तो क्या हुआ बेटा, जो होना था वो तो हो गया, जाने दे। अभी मैं ठीक हूँ और फिर तेरा भाई विकास भी तो है यहाँ, तू रोना बंद कर अभी। और सुन, तेरे पापा को जाना था तो चले गए, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर तू भगवान का शुक्रिया अदा कर जो इतनी बड़ी बला टल गई और समधी समधन जी को चोट आकर ही रह गई। तू अब उनकी मन लगाकर सेवा कर, आखिर सास भी तो माँ जैसी होती है। मेरे साथ तो रह लिया जितना रहना था, अब तुम्हें अपनी उसी माँ के साथ अपना जीवन बिताना है, इसीलिए उनका विशेष ध्यान रखना। एक माँ को परेशानी में छोड़कर दूसरी माँ से मिलने आना उचित नहीं है बेटा। उनके अच्छे होने पर मैं खुद ही उनसे और तुझे मिलने आ जाऊंगी और मैं भगवान से उनके जल्दी ठीक होने की दुआ करूंगी ताकि तुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हो। और कहकर मम्मी हंस दी।
रिया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मम्मी की बात सुनकर थैंक यू मम्मी, आपसे बात करके मुझे बहुत हिम्मत मिल गई। आप ही तो हो जो मेरी हर मुसीबत का हल चुटकियों में निकाल देती हो। सच, माँ तो माँ ही होती है। पास रहकर अपने प्रेम का खजाना हम पर लुटाती है तो दूर रहकर अपनी दुआओं की दौलत से हमें धन्य करती हैं। अरे अब ज़्यादा फिलोसफी मत झाड़, चल तू सो जा, अभी थक गई होगी पूरे दिन काम करके। लव यू माँ कहकर रिया और उसकी मम्मी ने फ़ोन रख दिया। रिया अपने सारे काम निपटा कर जैसे ही बिस्तर पर पड़ते ही उसको भी नींद आ गई। आज थक जो गई थी। सुबह उन लोगों के उठने से पहले ही उठ गई और उनका गर्म पानी, चाय सब तैयार करके उनके कमरे में ले गई। वो लोग अभी रिया के कमरे में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उसके रूम में अटैच वॉशरूम था और वेस्टर्न टॉयलेट कमोड वाला भी था, जिसकी उन लोगों को बहुत ज़रूरत थी। ऐसी स्थिति में रिया अनुपमा जी को चाय देते हुए बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं आपका सारा काम करवा देती हूँ। वो शौच आदि से फ्री हुई तब तक रिया उनके लिए गुनगुना पानी ले आई और उनके मुंह हाथ धुलवा कर उनके सारे कपड़े बदले, उनके सारे शरीर पर तेल लगाया, उनके बाल बनाए क्योंकि कोई भी काम करने में वो पूरी तरह असमर्थ थे। फ्रैक्चर उनके दाहिने कंधों में जो हुआ था, आज रिया के लिए उसकी सासू माँ एक बच्चे से कम नहीं थी, पर रिया के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी और सासू माँ अपनी बहू को इतनी सेवा करते देखकर मन ही मन ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। वो बोली, बेटा सॉरी, मेरी वजह से तुम अपनी माँ से मिलने नहीं जा पा रही। रिया ने उनको बीच में ही टोकते हुए कहा, मम्मी जी मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। मेरी मम्मी से बात हो गई है, उनका फ़ोन आया तब आप सो रही थी। वो आपसे बात करना चाहती थी। उन्होंने बोला तुझे अपनी एक मम्मी से मिलने के लिए दूसरी मम्मी को तकलीफ में छोड़कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर सासू माँ भी तो माँ का ही रूप है। एक माँ दुखी रहेगी तो दूसरी माँ कैसे खुश रह सकती है भला। ये सुनकर अनुपमा जी की आंखें खुशी के आंसुओं से भीग गई और अपनी समधन के लिए ढेरों दुआएं मन ही मन देने लगी। रिया ने तन मन धन से खूब सेवा की अपने सासू माँ और ससुर जी की। वो उनको टाइम टू टाइम दवाई देती, उनको एक्सरसाइज करवाती, उनके खाने पीने का विशेष ख्याल रखती, कैल्शियम से भरपूर खाना खिलाती ताकि हड्डियाँ जल्दी जुड़ जाए। और इस उम्र में भी वो समय पर रिकवरी कर रहे थे। अंकुर का ऑफिस था पर वो जाने से पहले और आने के बाद रिया की हर संभव मदद करता। घर पर समाचार लेने वाले लोगों का भी तांता लगा हुआ रहता। कभी कोई ससुराल से आता तो कभी अनुपमा जी के मायके से, कभी पास पड़ोसी आ जाते थे, पर रिया सबका आदर सम्मान के साथ स्वागत करती थी क्योंकि उसने अपने सास ससुर जी को अपने माता पिता जो मान लिया था। दोस्तों, काश हर परिवार में सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। किसी की बुराई को अनदेखा करके उसकी अच्छाई को ध्यान में रखते हुए रिश्ते निभाए जाए तो ना तो कोई सास बुरी होगी और ना ही कोई बहू। बुराइयां सब में होती है पर किसी की बुराई को उसकी अच्छाई पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और सास तो सिर्फ नाम से बदनाम है। हर सास एक सी नहीं होती और हर बहू भी एक सी नहीं होती, इसीलिए किसी के कह देने भर से सास बहू का रिश्ता कड़वा नहीं हो जाता है। मुझे तो लगता है कि एक बहू की तकलीफ को समझकर अगर एक सास बहू को बेटी मानकर उसे माँ जैसा लाड़ प्यार देगी तो एक बहू को भी सास में माँ का प्रतिरूप जरूर दिखेगा और उसे मायके की कमी कभी महसूस नहीं होगी। और तो और एक दूसरे के साथ से तकलीफ़ें आसानी से दूर हो जाएंगी। आखिर मानो तो सासू माँ जैसी है क्योंकि एक माँ जन्म देती है तो दूसरी माँ जीवन जीना सिखाती है। अपने अच्छे बुरे अनुभवों से बहू को घर गृहस्थी चलाने का सलीका बताती है। हाँ,
समझने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। एक माँ अपने जिगर का टुकड़ा अजनबी हाथों को सौंपती है तो दूसरी माँ भी तो अपने जिगर का टुकड़ा अपनी बहू के हवाले कर देती है। जहाँ माता पिता के साये में मायका मंदिर लगता है तो ससुराल सास ससुर की नसीहतों से पाठशाला का एहसास करवाता है। मेरे शब्दों में कहूँ तो मायका मंदिर है तो ससुराल पाठशाला है। मायके में जन्म लिया तो ससुराल में सारा जीवन बिताया है। मायके में माता पिता की छांव तले जहाँ सुकून फरमाया, वहीं ससुराल आकर सास ससुर की नसीहतों से ढेर सारा ज्ञान पाया। मायके में नहीं कोई चिंता फिकर होती है। एक बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, माता पिता के लिए हरदम बच्ची ही रहती है। वही बेटी अगर ससुराल में हो तो सास जैसी माँ के अनुभवों से सीख एक आदर्श बहू और समझदार पत्नी में बदल जाती है। मायके में मंदिर जैसी शांति है तो ससुराल में पाठशाला जैसा शोरगुल। मायका में एक पेड़ के कई फल हैं तो ससुराल जैसे गेंदा फूल। आप लोगों का क्या कहना है? क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं और कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।